अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यूनिट नंबर 2 की हमारे पास जो है एक्सरसाइज इसकी हमने आज स्टार्ट करनी है। एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 2 है हमारे। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो है प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट ऑल टाइप ऑफ डाटा। ठीक है। इसी तरह स्कैन एफ एक फंक्शन है सी लैंग्वेज में, और गेट करेक्टर जो है वो टेक वन करेक्टर एज इनपुट। अब ये जो नेक्स्ट चौथा एमसीक्यूज है, फोर्थ एमसीक्यूज, जिसमें हाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जिस टाइप की वैल्यू होगी डाटा टाइप की जिसमें रिजल्ट स्टोर हो रहा है तो आंसर वही आएगा। जैसे कि इंटीजर टाइप का ए है और फ्लोट टाइप की बी है, लेकिन ए में ही हम आंसर स्टोर करवा रहे हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2.2 आता तो 8.8 है, लेकिन हम आंसर कहाँ स्टोर करवा रहे हैं, किस कंटेनर में स्टोर करवा रहे हैं, इंटीजर टाइप के कंटेनर में, इसलिए उसका आंसर 8 आएगा। 0.8 इग्नोर हो जाएगा कंपाइलर से। तो इसी तरह ये पांचवा हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड लाइन ऑफ कोड। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेंगे ए में उसने दिया है इंट इज इक्वल टू 20, लेकिन उसने वेरिएबल का नेम नहीं दिया। वेरिएबल का एक प्रॉपर नेम होता है, सबसे पहले डाटा टाइप होती है, फिर नेम होता है वेरिएबल का, फिर इक्वल टू का साइन होता है, फिर हम उसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं और सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं। तो ग्रेड इज इक्वल टू सेमी को ए आ जाएगा और करेक्टर, और इस तरह ये, और लाइन इज इक्वल टू दिस इज अ लाइन, इनमें से ग्रेड इज इक्वल टू ए। ठीक है। और क्योंकि ये भी हो सकता है कि ग्रेड उसने पहले डिक्लेयर किया हो। और विच ऑपरेटर हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, तो 6 नंबर पे एमसीक्यूज है जो हमारे पास, उसमें आएगी डिवीजन वाले सिंबल की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती है, और इसी तरह आप देख लीजिएगा टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, चेक ऑपरेटर होता है जो एक वैलिड टाइप नहीं है। द ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास किस चीज़ के लिए कैलकुलेट करते हैं, हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेक्टर। करेक्टर एक सिंगल करेक्टर हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई स्मॉल कोई डिजिट हो सकता है, लेकिन वो एक डबल सिंगल कोट्स में होगा, सिंगल करेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास वैलिड करेक्टर कौन सा है, सी ऑप्शन 9 हमारे पास एक वैलिड करेक्टर है। और इसी तरह विच वट इज़ ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज, तो यहाँ पे सी इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये फॉल्स है। कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, ये भी फॉल्स है। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो नॉट ऑपरेटर होता है वो यूनरी ऑपरेटर है, वो एक इनपुट के ऊपर काम करता है। यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो एक इनपुट पर, और बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं 2 इनपुट पर काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ देम आएगा 10th एमसीक्यूज का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आए होंगे। यहाँ 10th एमसीक्यूज हमारे हो गए हैं। इसमें आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। तो हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट है मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाय एन इंटीजर इज 32,000। तो ये फॉल्स है। इंटीजर वैल्यू में 32,768 तक वैल्यू आती है, तो इसने यहाँ पे 32,000 लिखा हुआ है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर बिगन्स विद परसेंटेज साइन, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है प्रीसिडेंस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ट्रू है। गेट सी आई यूज टू टेक ऑल टाइप ऑफ डाटा फ्रॉम यूजर, नहीं, गेट सी आई सिर्फ एक करेक्टर ले सकता है इनपुट के तौर पे। स्कैन एफ इज यूज फॉर आउटपुट ऑपरेशन, नहीं, स्कैन एफ इनपुट ऑपरेशन के तौर पे यूज होता है फंक्शन। तो ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आपने चैप्टर से ही करने हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो वैल्यू है इंटीजर की, उसमें हमने प्रेसिडेंस को फॉलो करना है ए पार्ट में। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 3 है, z इज इक्वल टू 6 है। तो उसने 3 वेरिएबल और डिक्लेयर किए हैं, इंट आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। हमने आउटपुट बतानी है। तो आंसर 1 में हमारे पास क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय z मल्टीप्लाई बाय y। तो x और z के दरमियान में डिवीजन का ऑपरेटर है, इसलिए पहले इसकी प्रेसिडेंस है हाईएस्ट। तो 2 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3।
और मल्टीप्लाई बाय वाई, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय वाई, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह आंसर 2 में हमारे पास आ जाएगा वाई मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि जी और वाई डिवाइड होंगे तो 2 आंसर आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो आंसर आएगा 4, और उसको वाई से फिर प्लस करना है हमने, तो 4 + 3 7, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये आंसर 3 में है हमारे पास, वो होगा जी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय वाई, तो जी डिवाइड होगा एक्स से तो हमारे पास 3 आंसर आएगा, प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई वो 6 आंसर आ जाएगा। 6 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। तो ये आंसर इस तरह से आएंगे, आपने प्रेसिडेंस को फॉलो करना है इस ए पार्ट में। जब भी आपने आउटपुट बतानी है, आपने 3 चीज़ें देखनी है कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है और प्रेसिडेंस क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे जब आंसर सारे वो कैलकुलेट कर लेंगे आपने कोशिश करनी है रफ वर्क में इसको कैलकुलेट करके देख लेना है, वो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आएंगे तीनों, और वही प्रिंट हो जाएंगे। परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, इसलिए पहला परसेंटेज डी आंसर 1 प्रिंट करेगा, दूसरा परसेंटेज डी आंसर 2, और तीसरा परसेंटेज डी हमारे पास आंसर 3 प्रिंट करेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये आपने हम आउटपुट वाला देखेंगे कि सी वाला। तो जैसा कि हमने एक एमसीक्यूज किया था अभी, एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक एमसीक्यूज भी हमारा था इससे रिलेटेड, कि जिस टाइप का वेरिएबल होगा और उसमें हम आंसर स्टोर करवा रहे हैं, तो जो प्रिंट होगा वो भी उसी टाइप का प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल इंट a = 4 और इंटीजर टाइप का उसने b डिक्लेयर किया है, फ्लोट की वैल्यू है c, ठीक है। तो जब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2.3 के साथ, तो आंसर तो आता है 8.12, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि 1 2 वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि b इंटीजर टाइप का वैल्यू है और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, वो b में स्टोर हो रहा है, इसलिए 1 2 जो है वो इग्नोर हो जाएगा और 8 हमारा आंसर आ जाएगा। डी स्टेटमेंट है हमारे पास, उसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, 5 + 1 6। अब उसके बाद हम देखेंगे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी डिवीजन की, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाय 6 इसका आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आ जाएगा आंसर 2। 2 + 7 का 4 के साथ हमने रिमाइंडर लेना है, यानी मॉड्यूलस का सिंबल है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। 3 + 2 हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, और आपने इसमें प्रेसिडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, जब मैं कंपाइलर पे टाइप करूँगा तो इसका आंसर बिल्कुल सेम जो हमने बिल्कुल प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए कैलकुलेट किया है वैसा ही आंसर आएगा। तो जब आप प्रेसिडेंस को फॉलो करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। अगर आप जैसे कि आप मैथ में भी बोर्ड मैथ रूल होता है आपके पास, ब्रैकेट्स ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंस बेसिकली हम इसी को ही कहते हैं। एक रूल है कि एक्सप्रेशन में सबसे पहले कौन सा जो ऑपरेटर है वो इवेल्युएट होगा, तो प्रेसिडेंस की डेफिनेशन भी यही है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो जब हम आंसर को प्रिंट करते हैं हमारे पास 5 आंसर आता है जो हमने रफ वर्क में कैलकुलेट किया है। तो जब इस एक्सप्रेशन को मैं लिख के और इसका आंसर प्रिंट करवाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो सेम आंसर आता है, क्योंकि हमने भी प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए आंसर टैली किया था। तो ये स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा कि आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो प्रेसिडेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका ई पार्ट है। देखने में तो हमें ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है, उसने क्या किया कि एक्सप्रेशन को प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर ही इंक्लूड कर दिया। तो ये भी बहुत शॉर्टकट सा मेथड है, अगर आपने कोई वेरिएबल नहीं लेना, उसमें अलग से वैल्यू स्टोर नहीं करवानी, तो उसने क्या किया, कंडीशन जो है, एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दिया। तो इसको इवेल्युएट करने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे ये देखें कि 3 कंपैरिजन हैं, 5 > 3, 4 > 6, 7 > 3, और 2 के दरमियान में एंड ऑपरेटर है और 2 के दरमियान में और ऑपरेटर है। तो आप जो चाहें उसमें से पहले इवेल्युएट कर सकते हैं। हम ऐसे करेंगे कि हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो 5 > 3 होता है तो ये ट्रू है हमारे पास, ठीक है। और एंड का ऑपरेटर है, 4 > 6 नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगी। तो इनके दरमियान करते हैं एंड ऑपरेटर को,
तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 आएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर है। कोई भी एक भी गलत हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो वो पूरी एक्सप्रेशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास और ऑपरेटर है। तो और ऑपरेटर के बाद जो है वो 7 ग्रेटर देन 3 है, यानी ये ट्रू है। अब जहाँ पे और ऑपरेटर हो, और ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन गलत भी हो, फॉल्स भी हो, और दूसरी ट्रू हो, तो उसका आंसर ट्रू ही होता है। तो इसमें हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। तो जो रिटर्न में जाएगा हमारे पास वो 1 रिटर्न होगा, यानी 1 और 0, 1 और 0, एक या 0 में से एक जो है हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, इनके ट्रूथ टेबल्स भी देखे होंगे चैप्टर के अंदर आपने, तो वो आप क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स। तो ए पार्ट में हमने ये देखना है कि एरर कहाँ पे है। तो ये एरर है हमारे पास कि %d जो है उसके बाद डबल कोट्स इनक्लोज करने हैं और फिर कॉमा लगा के हमने बी लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, कोड करेक्शन, यानी कि हमने कोड को करेक्ट करना है, एरर्स मिस्टेक्स फाइंड करनी है। तो प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट नंबर स्कैन एफ, ठीक है ये भी, और सेकंड नंबर इंटर बी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। देखें जिस वेरिएबल में आंसर तो एक्सप्रेशन जो होती है वो हम राइट साइड पे लिखते हैं, और जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इनक्लोज करना है ब्रैकेट को, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे आएगी करली ब्रैकेट, ठीक है। और इसका सी पार्ट हम देखें तो यहाँ पे सेमी कोलन लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। सी पार्ट में हमारे पास मेन फंक्शन के साथ इंट नहीं लिखा हुआ, और इस मेन फंक्शन की बॉडी को इनक्लोज भी नहीं किया, सेमी कोलन लगाया हुआ है। तो मेन फ्लोट एफ प्रिंट एफ इंटर वैल्यू, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आती, स्मॉल ब्रैकेट्स आती हैं जिन्हें हम छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं। और जब उस फ्लोट की वैल्यू को हमने प्रिंट करना है तो वो %f आएगा, ना कि %c। %c हम करैक्टर वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। तो होप सो आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ना समझ आई हो किसी भी पॉइंट की, किसी भी पार्ट की, आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर करूँगा। कोशिश पूरी करूँगा इंशाल्लाह कि आपको ये बिल्कुल सही से समझ आ जाए, सी लैंग्वेज की सिंटैक्स की, इसके स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे जो रूल्स हैं सी लैंग्वेज के सिंटैक्स है वो आपने माइंड में रखना है बस।